हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे साइट प्रिपरेशन के बारे में। मतलब अगर हम कोई कंप्यूटर सेंटर लगाना चाहते हैं तो उसकी साइट चुनने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम साइट चुन लेंगे और वहाँ पे कंप्यूटर स्थापित करना चाहेंगे तो उस पर्टिकुलर साइट के अंदर हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इनके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो जहाँ हम कंप्यूटर लगाना चाह रहे हैं या हमारे यूँ कहें कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हमें सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या आवश्यकता होगी उसको हम कहते हैं एयर कंडीशनर। मतलब उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक बहुत ही डेलिकेट मशीन है और उसके लिए हमेशा हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो उस सेंटर के अंदर कि या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या कम हो जाए। तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है तो उसको एक सर्टेन पॉइंट पे लाना पड़ेगा हम। तो उसको हम कहेंगे कंट्रोल टेम्परेचर। इसी तरीके से जो ह्यूमिडिटी है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो प्रॉपर तरीके से या बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से तभी वर्क करती है जब ये दोनों चीज़ें हों, कंट्रोल टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो। तो जो एसी सिस्टम लगाया है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम लगा रहे हैं वो प्रॉपर बैकअप या यूं कहें फुल बैकअप के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब अगर कभी लाइट चली जाए तब भी हमारा एसी बंद नहीं हो, उसको बैकअप मिलता रहे किसी दूसरे सप्लाई सोर्स से और हमारा एसी वर्क करे, ताकि हमारे कंप्यूटर को वही टेम्परेचर मिलता रहे इन द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल पावर सप्लाई। जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है या बेसिक रिक्वायरमेंट है एयर कंडीशनिंग सिस्टम की, वो है कि आज मान लीजिए हमने 10 कंप्यूटर लगाए, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमें कंप्यूटरों की संख्या बढ़ानी पड़े। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उस सेंटर में काम करेंगे, उनकी भी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो भविष्य में जो चीज़ बढ़ने वाली हो उसका पूर्व में अनुमान लगाएंगे अपन, उसको कहते हैं एंटीसिपेटेड एक्सपेंशन। तो जो एयर कंडीशन सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं तो हमको एंटीसिपेटेड एक्सपेंशन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आज हम कम कैपेसिटी की चीज़ें लगा लें और बाद में थोड़ी संख्या बढ़ने के बाद हमें लगे कि ये तो हमसे गड़बड़ हो गई, ये पूरा सफिशेंट नहीं है सिस्टम इस बढ़ी हुई संख्या के साथ। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 50% एंटीसिपेटेड एक्सपेंशन को दिमाग में या ध्यान में रखकर ही हमें एसी की रिक्वायरमेंट निकालनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 कंप्यूटरों की संख्या के हिसाब से आज हम कंप्यूटर सेंटर स्थापित कर रहे हैं और एसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हमें 15 संख्या लेकर दिमाग में चलना चाहिए और उसी के हिसाब से एसी की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर वो संख्या बढ़े तब भी हमें एसी रिक्वायरमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद है जो अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि एसी जो सिस्टम हम लगाएंगे अपने सेंटर के अंदर, उसकी जो पावर सोर्स है वो सेपरेट होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम की पावर लाइन से। उससे ये फ़ायदा होता है हमें
कि दोनों सेपरेट जब लाइन हो जाती हैं तो एसी के कारण बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन हमारे सिस्टम के अंदर नहीं पड़ता और हमारे कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर या एफिशिएंट तरीके से वर्क करते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो पावर सोर्स है वो अलग हो कंप्यूटर वाले पावर सोर्स से। कूलिंग कैपेसिटी, एसी की जो रिक्वायरमेंट है या कूलिंग कैपेसिटी है, ये किन किन चीज़ों से या फैक्टर से प्रभावित होगी, उनको हमें, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका कि हमें कूलिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, आप ये देखें या ये हमें देखना है कि हमारे इक्विपमेंट से कितनी हीट निकलेगी। जैसे अगर किसी सर्टेन अमाउंट की, एक्स अमाउंट की हीट अगर जनरेट एक सिस्टम करता है तो 15 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर उससे 10 गुना या 15 गुना हीट जनरेट करेंगे। तो पहले तो ये देखें कि हमारे जो सेंटर है वहाँ पे कितनी हीट जनरेट होगी। फिर वॉल्यूम कितना है, मीन्स साइज कितना है जहाँ पे हम सेंटर लगाना चाह रहे हैं, हमारे कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है। और उससे अगला पॉइंट है इक्विपमेंट के लेआउट को भी देखना पड़ेगा हमें कि उस जगह ऐसा लेआउट तो नहीं है कि वहाँ तक कूलिंग पहुँचने में कोई दिक्कत आएगी। इस चीज़ को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा कूलिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अगला जो अभी डिस्कस किया था एंटीसिपेटेड एक्सपेंशन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हम कूलिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी वॉल्स हैं, फ्लोरिंग है, सीलिंग है, उनमें से कितनी हीट वो गेन करते हैं और कितनी हीट को वो लॉस करते हैं। इन चीज़ों का भी हमें, दीवारों से मिलने वाली जो हीट है या वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या फ्लोरिंग या फॉल सीलिंग कितनी हीट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे कितने आदमी काम करेंगे उस सेंटर पे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रख के ही हमें अपने कंप्यूटर सेंटर की एसी रिक्वायरमेंट या कूलिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन करना चाहिए। जो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे थे, उसमें जो मेन फैक्टर है या पैरामीटर है वो है टेम्परेचर के लिए 20 सेल्सियस प्लस माइनस 3 सेल्सियस, मीन्स 20 से 23 हो सकता है, या 20 में से 23 घटा दिए 17 सेल्सियस 17 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इसी तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 50 में प्लस माइनस कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो अगर जब हम एसी लगा लेंगे तो एसी का जो एयर का फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और पूरे कमरे में बराबर मात्रा में फैलना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेज्ड फ्लोर या नॉन रेज्ड फ्लोर, दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, रेज्ड और नॉन रेज्ड। जो रेज्ड फ्लोर होते हैं उसके अंदर जो एयर का फ्लो या मूवमेंट मिलता है हमें फ्लोरिंग के नीचे से मिल जाता है और सभी जगह समान मात्रा में एयर का फ्लो हो जाता है। और जो नॉन रेज्ड फ्लोर होता है उसके अंदर जो एयर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो सीलिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।